नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर, कल हमने इतिहास देखा, उसका परिचय देखा और फिर विभाजन कि कैसे इतिहास का नामकरण हुआ, कैसे सर उसको हमने विभाजित किया और उसके विभाजन का जो हमने आधार देखा सर वो लिपि के आधार पर देखा, है ना। आज कल तक की बात थी सिर्फ अंडरस्टूड, लेकिन आज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं सर पाषाण काल या स्टोन एज। जितने भी संभावित क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे हम कंप्लीट करवाएं। चलिए सर देखते हैं पाषाण काल। इसका अगर मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो इसका समय रखते हैं अपन 25 लाख बीसी से 3000 बीसी। देखना सर, 25 लाख बीसी से 3000 बीसी मोटे तौर पर हम पाषाण काल का समय पीरियड जो है निर्धारित करते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस काल का जो मनुष्य है, पाषाण काल का जो भी मनुष्य होगा वो क्या सर पत्थरों का प्रयोग करेगा। किसका? पत्थरों का प्रयोग किया करेगा, पत्थरों का प्रयोग। समझिएगा, अगर उसको शिकार करना है तो वो औजार पत्थर के बनाएगा, अगर उसको अपने शिकार का मांस काटना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स हैं वो भी पत्थर के बनाएगा। यानी कि उसके दैनिक जीवन में अगर उसे किसी भी चीज की आवश्यकता है तो संभवतः वो उपकरण बनाने की कोशिश करेगा किसके? पत्थर की। और फिर एक बात, पाषाण काल की इतना लंबा समय पीरियड देखिए आप एक बार, 25 लाख बीसी से 3000 बीसी, इतना लंबा ये क्या है टाइम पीरियड है। इसके लिए इतिहासकारों ने इसका क्या किया सर? विभाजन किया। और विभाजन का जो आधार रखा है, विभाजन का क्या आधार रखा, तो जो विभाजन का आधार रखा वो था सर पाषाण कालिक उपकरण। क्या सर? स्टोन टूल्स, यानी कि पाषाणिक उपकरण, पाषाणिक उपकरण। समझिएगा सर कैसे, मनुष्य ने जब बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया तो उसे एक अलग काल में रख दिया गया। मनुष्य ने जब उन पत्थरों को परिष्कृत करके अच्छा सा शेप दिया, आकार दिया, तो उन पत्थरों के उपकरणों को एक अलग काल में रख दिया गया और मनुष्य ने उन उपकरणों को और ज्यादा एडवांस फेस में ले आया तो उसको एक अलग काल निर्धारित किया गया। तो फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि सारे के सारे जो है इसके पार्ट्स क्या है। तो फिर ये जो इसका पहला पार्ट है वो है सर पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, ये क्या है सर? इसका पाषाण काल का पहला विभाजन क्या है सर? पुरा पाषाण काल। और सर इसका जो टाइम पीरियड है देखिएगा, इसका हम टाइम पीरियड रखते हैं 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, 10,000 बीसी। पाषाण काल में अगर कोई भी समय सर्वाधिक अगर किसी काल ने लिया है सर तो याद रखिएगा पुरा पाषाण काल है। क्या है सर? पुरा पाषाण काल है। इसके बाद देखिएगा सर जो इसका अगला पार्ट है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को याद रखना पेलियोलिथिक एज भी कहते हैं ना, पेलियोलिथिक एज। और फिर मध्य पाषाण काल को बोलते हैं मेसोलिथिक एज। इसका जो टाइम पीरियड रखा सर हमने वो रखा 10,000 बीसी से 7,000 बीसी, लगभग 3000 साल रखा। और सर ये पाषाण काल में सबसे छोटा टाइम पीरियड भी किसका रहा है? मध्य पाषाण का। याद रखना सबसे छोटा टाइम पीरियड है ना पाषाण काल में, सबसे छोटा समय काल। ठीक है सर, सबसे छोटा समय काल किसका रहा है ना? मध्य पाषाण काल का। और सर्वाधिक बड़ा पुरा पाषाण काल का, सर्वाधिक बड़ा। ठीक है सर, सर्वाधिक बड़ा किसका है? पुरा पाषाण काल का है। और सबसे छोटा सर किसका है? मध्य पाषाण काल का। इसके बाद जो अगला फेस है
वो है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। और फिर इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा कितना, 7000 से 3000 बीसी, है ना, लगभग 4000 साल। कितनी, 4000 साल। सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसका था पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल का। सबसे छोटा किसका था, मध्य पाषाण काल का। और फिर नवपाषाण काल का कितना है, याद रखिएगा। सबसे जो बड़ा आपका जो टाइम पीरियड था सर, देखिए सर, जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड था सर किसका था, पूरा पाषाण काल का। सर्वाधिक छोटा था मध्य पाषाण काल का, कुछ लगभग 3000 साल की बात है। लेकिन पुरा पाषाण देख लीजिए आप एक बार, 25 लाख से 10,000 तक। उसके बाद अगर नव पाषाण काल की बात करेंगे तो यहां पे भी लगभग 4000 साल की बात है। अब हम एक एक से इनको उठाएंगे और देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे कितने के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं। और याद रखिएगा इनके विभाजन का आधार क्या रखा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनके जो विभाजन का आधार रखा वो क्या था, पाषाणिक उपकरण, यानी कि स्टोन के इनके जो टूल्स थे उनको इनके विभाजन का आधार रखा। सर देखते हैं हम पहला, देखिएगा पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल पुरा पाषाण काल है ना, इसको बोलते हैं फिर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। अब इसका देखेंगे सर, आपने देखा था अभी इसका टाइम पीरियड कितना था, 25 लाख से कितना, 10,000। तो ये समय पीरियड क्या था, बहुत बड़ा हो रहा था। तो इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको भी कितने भागों में बांट दिया सर, 3 भागों में बांट दिया। इसका विभाजन देख लीजिएगा। इसका जो फिर पहला विभाजन है वो है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, इसी को फिर बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज। फिर इसके बाद है मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक एज। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। समझिएगा सर, हमने पुरा पाषाण काल को कितने टाइम में विभाजन कर दिएगा। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, सेकेंड वन है मध्य पुरा पाषाण काल और थर्ड है उच्च पुरा पाषाण काल। अब इन सब में देखेंगे एक एक से कि क्या हमको क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहला देखेंगे हम निम्न पुरा पाषाण काल। समझिएगा सर, इस समय मनुष्य खनाबदोष था, यायावर था, खाद्य संग्राहक था, यानी कि फूड कलेक्टर। आज खा लिया कल के लिए रख लिए। जैसे कि वर्तमान में आपने देखे शेर चीते जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, आज शिकार के लिए खा लिए, सुबह निकलते और शाम तक क्या भोजन की व्यवस्था करते थे। इस समय भी मनुष्य कैसा है, सिर्फ और सिर्फ भोजन पे ही जो है उसका ध्यान रहता है हमेशा कि आज हमको खाना मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा हमें कल के लिए खाना मिल जाए। अपने सामाजिक विकास, अपने आर्थिक विकास की उसे कोई भी अभी अवधारणा नहीं है। तो याद रखिएगा इस समय का जो प्राणी है वो कैसा है, शिकारी प्रवृत्ति का है ना, शिकारी है सर। और कैसा है सर, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक
सर दो चीजें देख ली हमने, पहला शिकारी यानी कि कैसा है, मांस पे आधारित रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसको मीट खाना। अभी तक इंसान याद रखना शाकाहारी नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ मांस पर आधारित है। इसके बाद फिर कैसा, खाद्य संग्राहक, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ उसे क्या, खाने की टेंशन रहती है, भोजन की टेंशन रहती है। इसके अध्ययन के लिए हमने निम्न प्राचार काल में हम दो संस्कृति देखेंगे। देखिएगा फिर इसमें क्या देखेंगे सर, दो संस्कृति देखेंगे। इसके अंतर्गत हम दो संस्कृति देखेंगे। पहली है सर चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को रोमन कर लीजिएगा, चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, है ना। तो याद रखिएगा पहली संस्कृति क्या देखेंगे, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। इससे पहले हम आपको थोड़ी सी चीजें समझाना चाहेंगे। अगर कभी माताएं लोगों को आपने देखा है, अगर कभी वो नदी के किनारे जाएंगी कभी भी, तो एक गोल मटोल सा पत्थर शिवलिंग के आकार का, है ना, उसको उठा लाती हैं और फिर अपने मंदिरों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर ये जो पत्थर है ना गोल मटोल, इसको बोलते हैं फिर क्या, पेबल, समझिएगा, पेबल। और जब इस पत्थर को एक तरफ से धारदार बना दिया जाए, क्या, एक तरफ से धारदार बना दिया जाए, फिर इस पत्थर को बोलते हैं सर चॉपर। क्या बोलते हैं, चॉपर। और अगर इसी पत्थर को दोनों तरफ से धारदार बना दिया जाए, यानी कि दोनों तरफ से उसको शार्प कर दिया जाए, फिर इस पत्थर को हम बोलेंगे क्या, चॉपिंग। समझिएगा, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जब वो जो मूल पत्थर था उसको हम पेबल बोल रहे थे, एक तरफ से हमने जब पेबल को पैना किया, धारदार बनाया, देन उसको क्या बोला, चॉपर बोला। और उसी चॉपर को, उसी पेबल को हमने दोनों तरफ से धारदार बनाया, तब उसको क्या बनाया, बोला हमने चॉपिंग। तो पहली चीज तो समझ लेना कि चॉपर क्यों कह रहे हैं, चॉपिंग क्यों कह रहे हैं, पेबल क्यों कह रहे हैं। यानी कि इस टाइम पे जो मनुष्य है या तो पेबल का प्रयोग करेगा, या चॉपर का प्रयोग करेगा, या फिर चॉपिंग का प्रयोग करेगा। समझिएगा, इसको जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो दो जगह से मिलते हैं, सोहन घाटी, सोहन घाटी। सर ये सिंधु नदी की सहायक नदी थी कभी, है ना, सिंधु की सहायक नदी थी कभी ये। वर्तमान में तो ये विलुप्त हो चुकी है, सर याद रखना, सोहन नदी जो है वर्तमान में क्या है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कभी ये सिंधु नदी की सहायक नदी रही होगी। और सर जी बता दूं मैं आपको, ये पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी ना, पाकिस्तान का पंजाब, है ना, क्या है सर ये, पाकिस्तान का पंजाब। एक व्यक्ति थे सर, नाम याद कर लो, डीएन बाडिया, बड़े ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, डीएन बाडिया। समझना सर, एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति थे डीएन बाडिया, समय था सर 1928, और वो कहां जाते हैं, सोहन घाटी क्षेत्र में जाते हैं, पाकिस्तान के सोहन घाटी, यहां कभी सोहन नदी बहा करती थी, उस क्षेत्र में जाते हैं। और पहली बार उनको कुछ उपकरण मिलते हैं, जो उपकरण क्या थे, पेबल थे सर वो, और चॉपर थे, और वो ही क्या थे, चॉपिंग थे। यानी कि उनको कुछ उपकरण मिलते हैं, उनका उन्होंने नामकरण कर दिया। जो मूल पत्थर था उसका पेबल कह दिया, एक तरफ से जो धारदार था उसको चॉपर कह दिया, और दोनों तरफ से जो धारदार था उसको क्या बोल दिया, चॉपिंग बोल दिया। तो पहली बार डीएन वाडिया ने चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण खोजे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं सर, सोहन या चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का पितामह। क्या बोलते हैं, पितामह कहते हैं इनको, है ना, पितामह, है ना। क्यों, क्योंकि पहली बार 1928 में इस संस्कृति के इन्होंने क्या किया, उपकरणों की खोज की। अब सर समझिएगा, इसका ही एक अन्य नाम है, किसका, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का जो अन्य नाम है वो क्या है, सोहन घाटी संस्कृति। अलग अलग नाम है, सारे नाम बताऊंगा, समझिएगा आप।
क्या मैंने बताया पहले आपको, इसका नाम क्या है, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति। इसके उपकरण हमको कहां मिले हैं, सोहन घाटी क्षेत्र में मिले हैं। सोहन सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी कभी पाकिस्तान के पंजाब वाले एरिया में बहा करती थी, आज ये क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है सर। और एक व्यक्ति थे डीएन बाडिया, 1928 में इन्होंने पहली बार इस संस्कृति के उपकरण खोजे, इसीलिए इनको इस संस्कृति का क्या कहा गया, पितामह कहा गया। और समझिएगा सर, इसके जो और जो उपकरण मिले, इसके जो और एविडेंस मिले, वो मिले सर हमको कहां से, बेलन घाटी से। कहां से मिले, बेलन घाटी। मैं आपको बता दूं, बेलन घाटी वर्तमान उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में जगह है मिर्जापुर, है ना, गुड्डू भैया वाला मिर्जापुर है ये, याद रखना। मिर्जापुर से मिल जाएगा सर क्या, बेलन घाटी। अब प्रश्न बनता है कि चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण हमें कहां से मिले हैं। तो पहला देख लिया हमने क्या, सोहन घाटी, और फिर दूसरा क्या है, बेलन घाटी। समझिएगा, सोहन घाटी में जिसने पहली बार उपकरण खोजे वो थे सर डीएन बाडिया, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति का पितामह, या उस चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति के खोजों का पितामह। पहली चीज देख ली सर हमने। और सर चाहे आपकी सोहन घाटी की बात कर लें या बेलन घाटी की बात कर लें, ये दोनों ही के दोनों उत्तर भारत में स्थित है, याद रखना। अगर सोहन घाटी भले ही पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जब पाकिस्तान भारत में था 1947 से पहले, तब वो क्या था, उत्तर भारत का हिस्सा था। इसीलिए इतिहासकारों ने फिर इसको एक नाम दे दिया, उत्तर की संस्कृति। उत्तर की संस्कृति, ठीक है सर। देखिएगा, सोहन घाटी, बेलन घाटी, सोहन घाटी संस्कृति और उत्तर की संस्कृति, और इसका जो मूल नाम है वो क्या है, चॉपर चॉपिंग पेबल की संस्कृति। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं निम्न प्रापाषाण काल में एक संस्कृति तो हमने ये देख ली, लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में भी एक संस्कृति पैदा हो चुकी थी या फिर अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। वो संस्कृति कौन थी सर, वो हम अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा सर, निम्न प्रापाषाण काल में जो दूसरी संस्कृति है वो दक्षिण भारत में, जिसे हम नाम कहते हैं हैंडेक्स संस्कृति। क्या है सर, हैंडेक्स संस्कृति। ठीक है सर, समझिएगा आप। इसमें भी आपको एक कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रुसफुट, नाम सुना होगा, रॉबर्ट ब्रुसफुट। सर बात है 1863 की। कब की, 1863 की। रॉबर्ट ब्रुसफुट जो कि एक अंग्रेज थे, और इनके बारे में बता दूं, अभी रिसेंटली 2019 में पीएससी में इनसे प्रश्न भी आया था। ये कौन थे, पूछा गया था। भूगोल शास्त्री थे, पुरातात्विकविद थे, क्या थे ये, भूगोल वेत्ता थे, याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया था। समझिएगा, रॉबर्ट ब्रुसफुट 1863 में तमिलनाडु जाते हैं सर। तमिलनाडु में भी एक जगह होती है पल्लवरम, कहां जाते हैं सर, पल्लवरम में। रॉबर्ट ब्रुसफुट 1863 में तमिलनाडु जाते हैं, और तमिलनाडु में एक जिला लगता है सर क्या, पल्लवरम, और वहां पे उन्हें कुछ उपकरण मिलते हैं। समझिएगा सर, और वो उपकरण कुछ इस प्रकार का था, इस प्रकार का था। और इस उपकरण को देखा, यानी कि ऐसा पहले तो इसमें क्या था, ये फिर नोकदार था, और उसके बाद इसमें एक मूठ टाइप का था जिसको आसानी से पकड़ा जा सके। और इस उपकरण को देखकर रॉबर्ट ब्रुसफुट ने इसको नाम दिया क्या, हैंडेक्स। अब ये तो हो गया अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए, और इसको बोलेंगे सर हिंदी में हस्त कुठार, हस्त कुठार, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से कंफ्यूज मत होना सर, कि कुल्हाड़ी का मतलब ये है बेंत लगा है, लोहे की कुल्हाड़ी है, किसी को मार दो, ऐसा सीन नहीं है। क्या है सर, हाँ, एक पत्थर का थोड़ा सा टुकड़ा है जो आगे से धारदार है, पीछे से चौड़ाई है इसमें, जिसको उसे पकड़ पाए, और इजी टू अटैक, यानी कि उसे हम आसानी से किसी पर वार कर पाए, या फिर हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा कर पाए। तो इसकी खोज किसने करी सर, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। कब करी सर, 1863 में।
कहां करी? तमिलनाडु। जिला कौन सा था? पल्लवरम। इतनी चीज याद रख लीजिए। इसी के एक साल बाद की घटना बता देता हूं मैं आपको। 1864 की बात है, एक साल बाद ही एक व्यक्ति होते हैं विलियम किंग। दरअसल ये रॉबर्ट ब्रुसफुट के मित्र हैं। विलियम किंग कौन है? रॉबर्ट ब्रुसफुट के मित्र हैं सर। क्या नाम है? विलियम किंग। ये भी जाते हैं कहां पे? तमिलनाडु जाते हैं, लेकिन ये दूसरी जगह जाते हैं। कहां पे? अतिरप्पकम। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतिरप्पकम। तो फिर ये जो है ना क्या, 1864 में विलियम किंग तमिलनाडु जाते हैं। फिर कहां पे? अतिरप्पकम में। और यहां से भी ये क्या निकालते हैं? इनको भी एक क्या, हस्त कुठार मिल जाता है साहब जी। क्या मिल जाता है? हस्त कुठार मिल जाता है। और फिर उसके बाद अन्य बहुत सारे स्थलों की खोज होती है मद्रास में, तमिलनाडु वाले एरिया में। और सारे के सारे में कैसे उपकरण मिलते हैं? हाथ की कुल्हाड़ी वाले। तो इतिहासकारों ने जहां जहां से ये उपकरण मिले, उस सारे उपकरणों को संयुक्त रूप से एक संस्कृति का नाम दे दिया, और उसका नाम रखा हमने क्या? हैंडेक्स संस्कृति, या फिर हस्त कुठार संस्कृति। इतनी सी बात समझ में आ गई सर? सिंपल से याद रखना। रॉबर्ट ब्रुसफुट कब? 1863 तमिलनाडु पल्लवरम पहली बार एक हस्त कुठार खोज निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं, मनुष्य ने अगर पहली बार किसी का उपकरण के रूप में प्रयोग किया है तो है सर वो क्या? हस्त कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी। ये भी याद कर लेना। और सर मैं रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में बता दूं, इनको सर प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, खोजों का जनक। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक एज किसको कहा जाता है सर? रॉबर्ट ब्रुसफुट को। अब देखिएगा सर, 1863 हो चाहे फिर 1864 हो, दोनों ही कब की बात है? अंग्रेजों के समय की बात है सर। तो अंग्रेजों के समय में तमिलनाडु को क्या कहते थे? मद्रास कहते थे। इसीलिए कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा क्या? मद्रास संस्कृति, मद्रासी संस्कृति। तब भी याद रख लेना किसकी बात कर रहे हैं हम? हैंडेक्स संस्कृति की बात कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति को हम क्या कह रहे थे? उत्तर भारत की संस्कृति या फिर उत्तर की संस्कृति। ऐसे ये संस्कृति कहां पे है? दक्षिण में है। इसीलिए क्या है, हम इसको कह सकते हैं दक्षिण भारत की संस्कृति? बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे? दक्षिण की संस्कृति, दक्षिण की संस्कृति। समझिएगा, हैंडेक्स, रॉबर्ट ब्रुसफुट, फिर विलियम किंग, मद्रासी संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति। 4 पॉइंट देखे हमने। और फिर इसी के साथ हमारा क्या? निम्न पुरापाषाण काल कंप्लीट होता है। निम्न पुरापाषाण काल में 2 संस्कृतियां पढ़ी हैं। पहली थी फिर चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति, और दूसरी है फिर क्या? हैंडेक्स संस्कृति। अब इसके बाद जो हमारा पुरापाषाण काल का जो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है? मध्य पुरापाषाण काल। क्या है सर? मध्य पुरापाषाण काल। है ना? मिडिल पैलियोलिथिक एज। समझिएगा सर, अभी तक जो हमने देखा था निम्न पुरापाषाण काल में कि ये जो पेवल था इसको हमने क्या किया था? ये तोड़ दिया था, एक तरफ से पैना किया था। लेकिन फिर इसका जो ये भाग तोड़ा था ना हमने, जिसको हमने तोड़ के क्या कर दिया था? फेंक दिया था। उसको बोलते हैं सर क्या? फलक। समझने का बिल्कुल बिल्कुल समझना है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। क्या बोलते हैं सर? फलक। जैसे कि कभी अगर मूल पत्थर लेना, उस पत्थर को तोड़ देना, वो जो छीप निकलती है पतली सी, उसको बोलते हैं फिर क्या? फलक। और इस काल में कब? मध्य पुरापाषाण काल में जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ, जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ, वो उपकरण सर फलक से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? फलक से बनाए गए थे। इसीलिए हम मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। प्रश्न यही पूछा जाएगा, निम्न में से किस काल को फलक संस्कृति कहते हैं? तो सर बता देना किसको कहते हैं? मध्य पुरापाषाण काल को। और सर अगर कोई पूछे कि किसने कहा तो ये भी बता देना, HD संकालिया।
है ना। यानी कि मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति किसने कहा, तो एच.डी. संकालिया। अब मैं आपको बता देता हूं, अभी तक हमने निम्न पुरापाषाण काल में देखा कि मानव जिन पत्थरों का प्रयोग कर रहा है, वो मैंने बताया था नदी के किनारे रह रहा है, शिवलिंग टाइप पत्थर। लेकिन आपको पता वो पत्थर कैसे होते हैं, वो पत्थर भुरभुरे होते हैं। भुरभुरे से मतलब है मेरा भंगुर पत्थर होते हैं, यानी कि आसानी से टूट सकते हैं। जब इंसान ने उनका उपयोग किया, जब उससे बार करते और कोई चीज अगर सख्त होती तो वो पत्थर लौट के टूट जाया करते थे। इसीलिए अब इंसान ने कहा नहीं सर, अब हम ऐसे पत्थरों का उपकरण बनाएंगे, ऐसे पत्थरों से उपकरण बनाएंगे जो कैसे हो, बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। और इंसान ने इस समय जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया सर, याद रखना जेस्पर, पत्थरों के नाम याद कर लेना, जेस्पर, चर्ट, है ना, जेस्पर, चर्ट और फ्लिट, है ना, फ्लिट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया। समझिएगा सर ये क्या होता है। आपने देखा होगा कोई पैसे वाले लोग देखे होंगे तो उनके हाथों में अंगूठी रहती है जिसमें पत्थर रहता है, और वो पत्थर कैसा होता है, बहुत मजबूत होता है। बहुत से लोगों को देखना अंगूठी में जो पत्थर का हम यूज करते हैं वो सर जेस्पर, चर्ट या फ्लिट का पत्थर होता है, और ऐसे पत्थर बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल के मनुष्य ने, मिडिल पैलियोलिथिक एज के मनुष्य ने क्या करना स्टार्ट कर दिया सर, अब जेस्पर्ड पत्थरों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, और जेस्पर्ड पत्थरों से फलक तोड़ा। फलक मैंने बताया था, छीप निकाल ली, और उन छीप से क्या बनाया सर, उन छीप से बनाया सर उपकरण। जैसे कि सर देखना इस काल के उपकरण कैसे हैं। उपकरणों का नाम है स्क्रैपर, इसको बोलते हैं खुरचनी। क्या सर, खुरचनी, है ना। स्क्रैपर ले लीजिए, ब्लेड भी मिल जाएगा आपको इस काल में, है ना। ऐसा लंबा सा औजार रहता है, एक तरफ से पेना रहता है। संभवतः हड्डी या किसी मनुष्य के, किसी जानवर के, मनुष्य जो है खाल में छेद करने के लिए, क्योंकि उसमें छेद करके उसकी खाल को आसानी से उतार सकते थे, उसमें किसका प्रयोग करते थे सर, ब्लेड का प्रयोग करते थे। लेकिन याद रखना ब्लेड का प्रयोग अभी सिर्फ छोटे स्तर पर हो रहा है। इसमें आपको जो मुख्य रूप से देखने को मिलेगा वो क्या है, स्क्रैपर यानी कि खुरचनी। ब्लेड का प्रयोग आपको इसके बाद नेक्स्ट कब, जब हम उच्च पुरापाषाण काल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ब्लेड और व्यूरिन नामक दो उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। अब समझिएगा सर, फलक संस्कृति है ना, इस काल का एक स्थल है नेवासा। देखिएगा नेवासा, और सर नेवासा पड़ता है महाराष्ट्र में। स्थल याद करके रखना बिल्कुल भी सर। नेवासा कहां पड़ता है सर, महाराष्ट्र में पड़ता है। और नेवासा जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है प्रवरा नदी। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा इसका, क्या, प्रवरा नदी। और सर ये प्रवरा नदी है गोदावरी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। हमको मध्य पुरापाषाण काल का एक स्थल मिला है, क्या, नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है। और प्रवरा नदी किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है। और फिर मैं आपको बता दूं, इस नेवासा से फलक संस्कृति के या फिर मध्य पुरापाषाण काल के बहुत ही अच्छी स्थिति में हमको क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल। क्या बोलते हैं इसको, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल, प्रारूप स्थल। समझिएगा, प्रारूप स्थल से मतलब है क्या, मॉडल साइट। और किसी को हम मॉडल साइट कब कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको बोला नेवासा को कि ये मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल है। इसका मतलब ये है कि मध्य पुरापाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं, जो टूल्स हैं, वो यहां से निकाह से, नेवासा से बहुत ही अच्छी स्थिति में मिलते हैं। इसीलिए हमने सर इसको क्या बोल दिया, मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल, है ना। तो नेवासा से कभी पूछा जाए कि नेवासा किस काल से संबंधित है, तो बता देना किस काल से, मध्य पुरापाषाण काल से। इसके बाद सर हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। समझिएगा, ये सब किस में चल रहा है, पैलियोलिथिक एज में पुरापाषाण काल का तीसरा भाग है, क्या, उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, है ना। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अपर
पैलियोलिथिक एज। अब समझना, इंसान अभी तक किसका प्रयोग करा हमने देखा, पहले इंसान ने चॉपर, चॉपिंग और हैंड एक्स का प्रयोग किया। कब? निम्न प्रापाषाण काल में। फिर इंसान ने स्क्रैपर वगैरह का प्रयोग किया। कब? मध्य प्रापाषाण काल में, यानी कि फलकों का प्रयोग किया। लेकिन उच्च प्रापाषाण काल आते आते इंसान अब किन का प्रयोग करने लगा? ब्लेड और व्यूरिन का। समझना, किसके का प्रयोग करने लगा? ब्लेड और व्यूरिन का। ये दोनों हथियार है, मैं आपको बता देता हूं। अगर एक तरफ से पहना है तो वो क्या है सर? ब्लेड। लेकिन मान लीजिए दोनों तरफ से पहना है कोई उपकरण तो वो क्या है? व्यूरिन। और इनका प्रयोग संभवतः जानवरों की हड्डियों में छेद करना या उनकी स्किन, खाल में छेद करने के लिए प्रयोग करते थे, ताकि उनकी खाल को आसानी से उतारा जाए और अपने लिए क्या? वस्त्र बना लिए जाएं। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्लेड और व्यूरिन का। आप समझना, उच्च प्रापाषाण काल में ब्लेड और व्यूरिन का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। इसीलिए हमने इस काल को क्या कह दिया? ब्लेड व्यूरिन संस्कृति। ब्लेड व्यूरिन संस्कृति। इंग्लिश मीडियम वाले इसको रोमन कर लें, सिर्फ संस्कृति की जगह पे कल्चर लिख लें ना, कुछ भी अलग नहीं है, याद रखिएगा। तो हमने 3 पार्ट देख लिए सर प्रापाषाण काल के। पहला देखा निम्न प्रापाषाण काल, उसके अंतर्गत हमने 2 संस्कृतियां देखी। कौन कौन सी? चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति और दक्षिण भारत की हैंडेक्स संस्कृति। और सर जी फिर उसके बाद हमने देखा क्या? मध्य प्रापाषाण काल। इस काल में हमने देखा कि मनुष्य ने जो है उपकरण अब किसके बनाना प्रारंभ कर दिया सर? फलक के बनाना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए एक व्यक्ति HD संकालिया ने मध्य प्रापाषाण काल को क्या कहा? फलक संस्कृति कहा। उसके बाद हमने क्या देखा? उच्च प्रापाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज। इस काल तक मनुष्यों ने अपने जो उपकरण थे उनको और एडवांस किया और किनका प्रयोग करने लगे सर? ब्लेड और व्यूरिन को। इसीलिए इस काल के जो है उपकरण, इस काल को हम क्या कहते हैं? ब्लेड व्यूरिन संस्कृति। इस काल का एक स्थल है, याद रखिएगा, लोहदा नाला। क्या नाम है? लोहदा नाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहदा नाला के बारे में बता दूं आपको कि ये पड़ता है सर आपके इलाहाबाद में। और सर जैसा कि हम विदित है, इलाहाबाद कहना ही गलत है, अब इसको क्या बोलना चाहिए हमको? प्रयागराज, है ना। योगी जी ने कुछ कहा है तो उसका आज्ञा करवा दो, है ना, नहीं तो पता चले गाड़ी पलट गई है कि सर आपने इलाहाबाद पढ़ा दिया था, है ना। देखो लोहदा नाला जगह है सर क्या? प्रयागराज। और ये पड़ता है सर कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कहां पे पड़ता है सर? उत्तर प्रदेश में। और यहां से मिली है क्या? अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा। मात्र देवी की प्रतिमा याद कर लीजिएगा। क्या मिला है सर? अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा। और वर्तमान इसको कौशाम्बी संग्रहालय में रखा गया है। किसको? ये जो मात्र देवी की प्रतिमा है ना, कहां से मिली है? लोहदा नाला से मिली है। और लोहदा नाला कहां है सर? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आज हमारा क्या हो गया? पुरापाषाण काल खत्म। और कल देखेंगे सर हम क्या? मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सर जुड़े रहिएगा उत्थान एकेडमी से, जिसका एक बैच स्टार्ट हुआ है क्या? आरंभ बैच। इसके अंतर्गत हम आपका जो 24 अप्रैल को जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है MPPSC, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे और आपकी सफलता को सुनिश्चित बनाएंगे। धन्यवाद।